जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था, दिलीप के चेहरे की टेंशन बढ़ती जा रही थी। दिलीप की समझ में नहीं आ रहा था कि सुदेश अभी तक घर से बाहर क्यों नहीं निकला था, जबकि उसने उसे 10 बजे ही घर से बाहर निकलने के लिए बोल दिया था। दिलीप खुद से कहता है, ये सुदेश कर क्या रहा है, अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं ये आलसी सो तो नहीं गया? अगर आज का काम पूरा नहीं हुआ ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अपने घर से निकाल दूंगा इसे। एक तो मुफ्त की खाता है, ऊपर से कोई भी काम नहीं करता है। पता नहीं क्यों बोझ पाल कर रखा है मैंने। दिलीप सुदेश के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हवेली का दरवाजा चरमराने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। कहीं दिलीप को कोई देख न ले, इसलिए वो वहीं पर लगे आम के पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो दिलीप देखता है कि घर के अंदर से उसी की तरह शॉल ओढ़कर एक आदमी निकलता है, जिसने पूरी तरह अपने चेहरे को कवर करके रखा हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो आदमी भी दिलीप की तरह ही बहुत घबराया हुआ लग रहा था। घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही वो भी किसी का इंतजार करने लग जाता है। दिलीप उस आदमी को देखते ही समझ जाता है कि जरूर ये सुदेश ही होगा, क्योंकि उसने जो शॉल ओढ़ी हुई थी वैसी सेम शॉल उसने सुदेश को भी दी थी। वो आदमी दरवाजे के बाहर खड़े होकर यहाँ वहां देख ही रहा था कि तभी दिलीप धीरे से पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और उस आदमी के कंधे पर हाथ रखता है। अचानक से किसी का स्पर्श महसूस कर वो आदमी डर जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है, आ! दिलीप झट से अपना हाथ उस आदमी के मुंह पर रख देता है ताकि उसकी आवाज उसके मुंह में ही दबकर रह जाए। दिलीप ने एकदम सही अंदाजा लगाया था, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सुदेश ही था। दिलीप सुदेश के मुंह पर से अपना हाथ हटाते हुए कहता है, क्या कर रहा है सुदेश? चिल्ला क्यों रहा है? चिल्लाकर घर वालों को उठाने का इरादा है क्या तेरा? सुदेश हकलाते हुए कहता है, वो जीजाजी मैं डर गया था। दिलीप सुदेश को घूरते हुए बड़ी ही बुलंद आवाज में कहता है, अगर यहीं पर डरने लग जाएगा तो तब क्या होगा जब रौंका घाट पर पहुंचेगा? भूल मत, यक्षिणी को कैद करना है, और यक्षिणी को कैद करना कोई बच्चों का काम नहीं है। अपने मन से डर को निकाल दे, समझा? अगर ऐसे ही डरता रहा तो यक्षिणी को हम कभी कैद नहीं कर पाएंगे। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? दिलीप बड़ी ही हिम्मत करके बोलता है, समझ तो रहा हूँ आपकी बातें जीजाजी, पर डर तो लगता ही है ना। आखिर वो यक्षिणी है और हम मामूली इंसान। हमारे पास थोड़ी उसकी तरह जादुई शक्तियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूजा की विधि शुरू करने से पहले ही वो यक्षिणी हमें अपना शिकार बना ले, हमें पूजा शुरू करने का मौका ही ना दे। दिलीप फुसफुसाते हुए कहता है, तुझसे किसने कहा हमारे पास शक्तियां नहीं है? हमारे पास भी तो जादुई शक्तियां हैं। सुदेश ये बात सुनकर इतना शॉक्ड हो गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो बस एकटक नजर से दिलीप को देखते जा रहा था। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अब तो यही सोच रहे हैं ना कि हमारे पास कहाँ कोई जादुई शक्तियां हैं। मायाधारी जी ने जो नीला केचुआ दिया है ना, वो कोई ऐसा वैसा केचुआ नहीं है। वो खुद एक मायावी केचुआ है। उसके पास यक्षिणी को कैद करने की शक्तियां हैं, इसलिए यक्षिणी उससे डरती है। जब तक वो नीला केचुआ हमारे पास रहेगा, यक्षिणी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, समझा? हाँ जीजा जी, समझ रहा हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, यक्षिणी को हमें 12 बजे से पहले कैद करना है। 12 बजे के बाद शैतानी शक्तियां बढ़ जाती हैं, उसके बाद उसे कैद करना मुश्किल है। दिलीप की बातें सुनकर सुदेश के अंदर का डर मर गया था और वो बड़ी बहादुरी के साथ बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए जीजा जी, देखना आप और मैं उस यक्षिणी को 12 बजे से पहले कैद जरूर कर लेंगे। दिलीप चिढ़ते हुए सुदेश से बोलता है, तो यहाँ पर खड़े खड़े बतौले क्या कर रहा है? यहीं पर उस यक्षिणी को कैद करेगा क्या? चल जल्दी रौंका घाट पर, और ये बता वो नीला केचुआ कहाँ है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा? सुदेश ने जो शॉल ओढ़कर रखी हुई थी वो उसे हटाते हुए कहता है, ये इस झोले के अंदर है जीजा जी। सुदेश ने एक केसरी रंग का झोला टांग कर रखा हुआ था, जिसके अंदर उसने नीले केचुए वाली बोतल और भी कुछ सामान रखा हुआ था, जिसकी मदद से वो लोग यक्षिणी को कैद करने वाले थे। दिलीप कहता है, अरे फिर खड़ा हो गया, चल जल्दी अब रौंका घाट पर उस यक्षिणी को कैद करने के लिए। दिलीप और सुदेश अपने कदम रौंका घाट की ओर बढ़ाने लग जाते हैं। इस तरफ दिलीप और सुदेश यक्षिणी को कैद करने के लिए रौंका घाट जाने के लिए निकल गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ हवेली के अंदर अमोदिता और रजनी युग को अपने वश में करने के लिए तहखाने की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी। दोनों ने ही काला जादू करने के लिए काले कपड़े पहनकर रखे हुए थे, साथ में आंखों में काला मस्करा भी लगाकर रखा हुआ था। एक बड़ा सा काले रंग का टीका दोनों ने अपने माथे के एकदम बीचों बीच लगाकर रखा हुआ था। उन दोनों को देखते से ही समझ में आ रहा था कि दोनों ही माँ बेटी थी और कोई गलत काम करने जा रही थी। रजनी फुसफुसाते हुए अमोदिता से पूछती है, युग की फोटो तो रख ली है ना तूने अपने साथ? अमोदिता रजनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ माँ रख ली है, ये देखो। इतना कहकर अमोदिता अपना हाथ अपने कुर्ते के अंदर घुसाती है और अपने वक्ष के पास से युग की फोटो निकालती है।
अमोदिता शर्माते हुए कहती है, मैंने तो अभी से युग जी को अपने सीने से सटा कर रखा है माँ, ताकि युग जी मुझसे दूर ना जा पाए। रजनी चालाक भरी निगाहों से कहती है, नालायक लड़की, एक बार ये टोना हो जाने दे, फिर देखना तू अपने सीने से युग की फोटो नहीं बल्कि युग को लगाएगी। युग अब अपने आप को कभी तुझसे दूर होने ही नहीं देगा, हमेशा तेरे पास ही रहेगा, तुझसे चिपक कर, जैसे मधुमक्खी चिपकती है शहद से। रजनी की बात सुनकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। अमोदिता और रजनी अपने कदम तहखाने की ओर बढ़ाई रही थी कि तभी अमोदिता को एक औरत की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, शिकारी शिकार करने गया है, शिकारी शिकार बनने गया है। यह आवाज सुनकर अमोदिता जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। अमोदिता को यूं अचानक रुकते हुए देखकर रजनी उससे हैरानी के साथ पूछती है, क्या हुआ नालायक लड़की, तो रुक क्यों गई, जल्दी चलना। अमोदिता धीरे से कहती है, माँ तुमने आवाज सुनी? रजनी तुरंत कहती है, कैसी आवाज? अमोदिता रजनी के सवाल का कुछ जवाब देती है उससे पहले ही फिर औरत की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, शिकारी शिकार करने गया है, शिकारी शिकार बनने गया है, शिकारी शिकार करने गया है, शिकारी शिकार बनने गया है। रजनी शॉक्ड होते हुए कहती है, ये किसकी आवाज थी? अमोदिता घबराते हुए कहती है, माँ कहीं यक्षिणी यहाँ पर तो नहीं आ गई हमारा शिकार करने? रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, पागल हो रही है क्या अमोदिता, भला यक्षिणी यहाँ पर कैसे आएगी और क्यों आएगी? अमोदिता डरते हुए कहती है, माँ यक्षिणी की नजर भी तो युग जी पर ही थी ना, और हम भी तो युग जी को ही अपने वश में करने जा रहे हैं, कहीं इसी वजह से वो यहाँ पर तो नहीं आ गई हमारा शिकार करने। रजनी कुछ जवाब नहीं देती है क्योंकि उसे भी अमोदिता की बात ठीक ही लग रही थी। रजनी और अमोदिता कुछ सोच पाते कि यक्षिणी यहाँ पर क्यों आई है, उससे पहले ही फिर औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, शिकारी शिकार करने आया है, शिकारी शिकार करने गया है, शिकारी शिकार बनने गया है। धीरे धीरे औरत की फुसफुसाने की आवाज तेज होने लग गई थी और समझ में आने लग गया था कि वो आवाज किस सोर से आ रही थी। अमोदिता अपने हाथ से एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहती है, माँ ये आवाज तो वो वाले कमरे से आ रही है, और वो कमरा तो वंदना भाभी का है। इतना कहकर अमोदिता चुप हो जाती है। रजनी उस कमरे की ओर देखते हुए कहती है, लगता है इस पागल ने फिर से इसकी दवाई नहीं खाई, इसे दवाई खिलाने का काम तो तेरा है ना, तूने इसे रात को दवाई खिलाई थी या नहीं खिलाई थी? अमोदिता झट से जवाब देती है जैसे उसके पास इस सवाल का जवाब तैयार रखा हो। माँ खिलाई थी, माँ मैंने तो साथ में से नींद की भी दवाई खिलाई थी, समझ नहीं आ रहा फिर भी अभी तक सोई क्यों नहीं? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तू झूठ बोल रही है, अगर दवाई खिलाई होती तो इसके कमरे से ऐसी आवाजें आती क्या? ये पागल न जब भी कुछ शुभ काम करने जाओ बड़बड़ाना शुरू कर देती है, चल रहने दे इसे और तह खाने चल। अमोदिता अपनी माँ की बात का विरोध करते हुए कहती है, ऐसे कैसे रहने दे माँ, अगर इसकी आवाज सुनकर बुआ जी या घर में किसी की भी नींद खुल गई तो फिर आप भी जानती हो क्या होगा, हम दोनों पकड़े जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों तहखाने के अंदर गए थे युग जी पर जादू टोना करने। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, फिर क्या करें इस पागल का? करना क्या है माँ, चलो पहले इस पागल को चुप कराते हैं, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दूंगी, सुबह तक पड़ी रहेगी बिस्तर पर बिना किसी को परेशान किए। हाँ चल। अमोदिता और रजनी वंदना के कमरे की ओर जाने लगते हैं। जब वो दोनों कमरे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वंदना के कमरे के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रजनी अपनी नजरें कमरे के चारों ओर घुमाते हुए कहती है, इस पागल ने तो अपनी जिंदगी की तरह इस कमरे के अंदर भी अंधेरा करके रखा हुआ है, अब कहाँ ढूंढे इसे? रजनी ने इतना कहा ही था कि फिर औरत के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, वो कैसे करेगा, उसका शिकार जब खुद हो जाएगा उसका शिकार। औरत के हंसने की आवाज सुनकर रजनी और अमोदिता दोनों ही घबरा जाते हैं। रजनी बड़ी हिम्मत करके, ताकि अमोदिता को पता न चले कि उसको भी डर लग रहा है, बड़े प्यार से कहती है, वंदना वंदना कहाँ हो तुम? रजनी को देखते हुए अमोदिता भी कहती है, वंदना भाभी कहाँ हैं आप? आपको तैयार होना था ना, देखिए मैं आ गई आपको तैयार करने, कहाँ हैं आप, सामने आइए। अंधेरे में रजनी और अमोदिता वंदना को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक से रजनी को लगता है जैसे उसके पीछे से कोई काला साया गुजरा हो। रजनी डरते हुए पीछे मुड़ती है पर उसके पीछे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। जब वो आगे मुड़ती है तो अचानक से उसके पीछे से वंदना निकलती है और अपने दोनों हाथों से रजनी की गर्दन को पकड़कर उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाती है। रजनी चीखते हुए कहती है, आ!
वंदना को रजनी की पीठ पर बैठा हुआ देखकर अमोदिता भी घबरा जाती है, क्योंकि वंदना कोई नॉर्मल स्त्री की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा हो। वंदना के बाल खुले और बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बने हुए थे, चेहरा सूखा हुआ और सफेद पड़ गया था। वंदना रजनी का गला दबाते हुए भारी आवाज में कहती है, नहीं, नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे पति को मारा है ना, अब वो तेरे पति को मारेगी। वंदना इतनी ताकत के साथ रजनी का गला दबा रही थी कि रजनी का दम घुटने लग गया था। रजनी अपना गला वंदना के हाथों से छुड़ाने लग जाती है। अमोदिता भी रजनी की मदद करने लग जाती है, पर दोनों ही मिलकर वंदना के हाथों गला नहीं छुड़ा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वंदना के अंदर 100 पहलवानों की ताकत आ गई थी। वंदना फिर वही बात दोहराती है, तूने मेरे पति को मारा था ना, अब वो तेरे पति को मारेगी। शिकार करने गया है ना वो, पर वो नहीं जानता उसका शिकार खुद हो जाएगा। अमोदिता और रजनी दोनों ही मिलकर अभी भी वंदना के हाथों रजनी का गला छुड़ाने में लगे हुए थे। अमोदिता समझ जाती है कि वो वंदना के हाथों अपनी माँ का गला नहीं छुड़ा पाएगी, इसलिए वो जल्दी से टेबल के पास जाती है और एनेस्थीसिया की शीशी से उसे इंजेक्शन में भरती है और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन वंदना को लगा देती है। वंदना बड़बड़ाती है, वो नहीं छोड़ेगा तेरे पति को, वो नहीं छोड़ेगी तेरे पति को, वो नहीं छोड़ेगी तेरे पति को। यही बड़बड़ाते हुए वंदना बेहोश हो जाती है और फर्श पर धड़ाम से गिर जाती है। जैसे ही वंदना रजनी का गला छोड़ती है, तब जाकर रजनी की जान में जान आती है। रजनी लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है। रजनी के गले पर वंदना के हाथ के निशान छप गए थे। रजनी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती है, अच्छा हुआ तूने सही वक्त पर इंजेक्शन लगा दिया, वरना ये पागल तो मुझे मार ही डालती। अमोदिता रजनी की बात पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो अभी भी वही बातें घूम रही थी जो वंदना ने बोली थी। तूने मेरे पति को मारा था और अब वो तेरे पति को मारेगी। वो शिकार करने गया है ना, पर वो खुद शिकार बन जाएगा। अमोदिता हैरानी के साथ रजनी से पूछती है, माँ, ये वंदना भाभी क्या बोल रही थी कि इनके पति को आपने मारा था? अमोदिता का सवाल सुनकर रजनी घबराने लग जाती है और अपनी नजरें अमोदिता से चुराने लग जाती है। अमोदिता को मन ही मन लगता है दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए वो अपनी माँ पर दबाव बनाते हुए पूछती है, बताइए माँ, ये वंदना भाभी क्या बोल रही थी? क्या आपने ही विराट भैया को मारा है और उसका इल्जाम यक्षिणी पर डाल दिया है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की